हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात करने वाले हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक-एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात कर लिया, और हाँ, ये बात तो आपको पता ही होगी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, सामान्यतः इसको बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं, उसके बाद बिहार बजट की भी बात करेंगे, और हाँ, जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण एंड केंद्रीय बजट है, उनकी भी बात हम करने वाले हैं। चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की बात कर लीजिए तो ये पेश किया जाता है 28 फरवरी 2025 को। तो ये डेट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। किनके द्वारा पेश किया जाता है? उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। तो ये 17वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछ भी लिया गया था, तो ये बात तो आपको वैसे ही पता होगी। बाकी इस आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर ली जाए तो 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, क्योंकि पहली बार देखिएगा, पहली बार 2006-07 के लिए पेश किया गया था सुशील मोदी जी के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इस आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर ली जाए तो इसमें कुल 14 अध्याय हैं, तो ये नंबर जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बिहार के जीएसडीपी की बात कर लिया। बिहार की जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी की बात देखिए 2023-24 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बात आपको पता होगी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये 2024-25 का है। तो इसमें जो डेटा यूज किया गया होगा, एक साल पहले का यूज किया गया होगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है उसमें सामान्यतः एक वर्ष पहले का डेटा यूज किया जाता है, उससे पुराना डेटा भी यूज किया जा सकता है और किया जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है वो ध्यान देने वाली बात है इधर, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर मैंने कहीं पर नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ नहीं लिखा है, तो आप समझिएगा 2023-24 का ही है। बाकी जो ध्यान देने वाली बात है ये इधर है। ठीक है, यहाँ पर भी 23-24 यहाँ होगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए, चूँकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, तो जीएसडीपी की बात कर लिया तो वर्तमान मूल्य पर देखिए, वर्तमान मूल्य एंड जो स्थिर मूल्य है, इसमें थोड़ा सा ये आखिर इसमें अंतर क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद जल्दी से इस वीडियो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान मूल्य एंड स्थिर मूल्य को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए, चीनी के एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी तक जो बेस ईयर लिया जाता रहा है 2011-12, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, मान लेते हैं कि 2011-12 में चीनी की जो कीमत थी, 1 केजी चीनी की कीमत 20 रुपये थी। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपने 100 केजी चीनी का उत्पादन किया था, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी 2011-12 में? 2000 रुपये। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन करंट प्राइस की बात करें, वर्तमान मूल्य की बात करें, तो वर्तमान में देखिए, उत्पादन तो मान लेते हैं कि आपने 100 यूनिट का ही किया है, 100 केजी चीनी का ही उत्पादन किया है। लेकिन वर्तमान में चीनी की जो प्राइस है, राउंड फिगर में ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। ठीक है, 40 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, करंट प्राइस पर ये जो प्राइस है ये बढ़ जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये 2000 है, यहाँ 4000 है। लेकिन उत्पादन की बात कर लिया तो उत्पादन दोनों जगह बराबर ही है। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे, यहाँ करंट प्राइस पर क्या है, महंगाई बढ़ गई है, तो इसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है वर्तमान मूल्य की बात करें तो। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो डेटा है वो डेटा इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रख लीजिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए समझा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि आखिर, या फिर आपको डाउट नहीं हो कि ये जो वर्तमान मूल्य पर ज़्यादा क्यों दिखता है और स्थिर मूल्य पर कम क्यों दिखता है, तो इसमें इन्फ्लेशन वगैरह ऐड हो जाता है। चलिए, तो वर्तमान मूल्य पर बात कर लिया तो ये ध्यान रख लीजिएगा, मोबाइल नंबर के जैसा इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। हाँ, तो वर्तमान मूल्य पर जो जीएसडीपी रही है बिहार की, वो रही है 8 से 54 429, 8 से 54 429। तो ये आसानी से ध्यान रख सकते हैं। बाकी परसेंटेज ध्यान रख लीजिएगा, 14.5%। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्थिर मूल्य पर बात करें, जीएसडीपी 4 से 64 5 से 40, 4 से 64 5 से 40, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये और ये। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 9.2%, जीएसडीपी 9.2% ध्यान रख लीजिएगा। देश में दूसरी सबसे मतलब ज़्यादा वृद्धि दर वाला राज्य रहा है 2023-24 में बिहार। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। पहला कौन सा रहा है? आई थिंक तमिलनाडु रहा है 9.69, शायद इतना ही होगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी देश में जो दूसरी सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि रही है
वृद्धि दर की बात कर लिया तो बिहार की रही है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा 9.2%। चलिए उसके बाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर लिया। देखिए जीएसडीपी की बात करें, जीडीपी की बात करें, एनडीपी की बात करें, या फिर राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, इन सब की बातें हमने इंडियन इकोनॉमी में की है। तो आप प्लीज़ इंडियन इकोनॉमी की जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पर हम ओनली फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए एनएसडीपी की बात कर लिया, निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर लीजिए, एक मिनट। तो वर्तमान मूल्य पर एनएसडीपी क्या रही है, 771 435, 771 435, और स्थिर मूल्य पर 411 359। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसकी बात करें तो इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी रही है, इनकी बात कर लिया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात कर लिया तो 19.9% ध्यान रख लीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात कर लिया, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लिया तो 21.5%, और टर्शियरी सेक्टर की बात कर लिया तो 58.6%, जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। और प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लीजिए तो विशेष रूप से आप, मुख्य रूप से आप जानते हैं कृषि एंड जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, ठीक है। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि आखिर ये, चलिए हिस्सेदारी तो 19.9% की रही है, लेकिन वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार से, 5.7% की वृद्धि हुई है, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो, वही द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 8.2% की वृद्धि हुई है, और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो इसमें 10.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, अर्थात प्रति व्यक्ति जो जीडीपी रही है, जीएसडीपी रही है बिहार की, इनकी बात करें तो वर्तमान मूल्य पर रही है 66 868 66,828 66,868 रुपये, ठीक है। और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय क्या रही है, 36,333। तो ये बिल्कुल आसान डेटा है, आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा कि प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति जीडीपी रही है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो रही है, ये किसकी रही है, पटना की। जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कितनी, 121,396, 121,396, ठीक है। दूसरे नंबर बेगूसराय रहा है, तीसरे पर मुंगेर रहा है, तो ये क्रम ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय रही है, ये सबसे कम रही है शिवहर, और ये ध्यान रख लीजिएगा 19,561, आय की बात करें तो 19,561। उसके बाद कम में देखिएगा, मतलब सबसे कम शिवहर, इससे थोड़ा ज़्यादा सीतामढ़ी, इससे ज़्यादा अररिया, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद राजकोषीय प्रदर्शन के अंतर्गत जो प्राथमिक घाटा है, राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, तो आप इंडियन इकोनॉमी वाली जो वीडियो है उसको देखिएगा तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्राथमिक घाटा की बात कर लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये कितनी रही है, 35,660, 35,660, 35,660 परसेंटेज में जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 4.2% फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। 2023-24 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग। देखिए ये बात मैंने अगर कहीं पर नहीं लिखी है तो आप समझ जाइएगा 2023-24 का ही डेटा है। किस आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, 2024-25 के अकॉर्डिंग। पुराना डेटा भी यूज किया गया है कहीं पर, तो वो मैंने लिखा हुआ है, बाकी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मैंने नहीं लिखा है। आपको जो ध्यान देना है वो इधर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ प्राथमिक घाटा की बात कर लीजिए तो ये बात भी आप देख सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक घाटा रही 180,54, और परसेंटेज में बात करें तो जीएसडीपी का कितना रहा है, 2.1%। वही राजस्व घाटा की बात कर लिया तो राजस्व घाटा रहा है माइनस में, अर्थात घाटा नहीं हुआ है, ठीक है। माइनस में रहा अर्थात घाटा नहीं हुआ है, कितना रहा है, -0.3%। इसका मतलब घाटा नहीं हुआ है, इसका मतलब बच गया है, सरप्लस रहा है, सरप्लस को बोलते हैं अधिशेष, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद हाँ, कुछ एक प्रोडक्शन की बात करें तो देखिएगा कि खाद्यान्न उत्पादन की बात कर लिया, 2023-24 में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है कितने टन का, 231.15 लाख टन, ठीक है। 231 लगभग 231 जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 231 लाख टन, बाकी डेसिमल के बाद भी आप ध्यान रख सकते हैं, आसान डेटा है। तो ये खाद्यान्न उत्पादन ध्यान रख लीजिएगा। चावल वाला याद रख लीजिएगा,
लगभग 95 लाख टन। गेहूं वाला ध्यान रख लीजिएगा 73.07 लगभग 73 लाख टन। ठीक है, उसके बाद मक्का भी ध्यान रख सकते हैं, मांस है। मक्का की बात कर ली जाए तो 58.65 लाख टन ये उत्पादन हुआ है कुल। मांस की बात कर ली जाए तो लगभग 4 लाख टन। मछली की बात करें तो 8.73 लाख टन। अंडा की बात करी जाए तो लगभग ये 344 करोड़ अंडा का उत्पादन हुआ है। दूध की बात कर ली जाए तो 128.53 लाख टन। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिएगा कि चावल के उत्पादन में जो पहला जिला है वो कौन है, रोहतास रहा है। दूसरे नंबर पर औरंगाबाद रहा है, उसके बाद कैमूर रहा है। गेहूं की बात कर लिया तो गेहूं में भी रोहतास पहले नंबर पर है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद भोजपुर है। दाल की बात कर ली जाए तो पटना नंबर 1, उसके बाद दरभंगा है, फिर औरंगाबाद है। मक्का की बात करी जाए तो देखिए पूर्णिया इसमें पहले नंबर पर रहा है, उसके बाद दरभंगा है, उसके बाद कटिहार है। हाँ, वही उत्पादकता की बात कर ली जाए अर्थात 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है जिस अनाज का वो है मक्का। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो अनाज है वो कौन रहा है, मक्का रहा है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि बिहार जो है मखाना और लीची के उत्पादन में पहले नंबर पर है। तो उत्पादन में बिहार का जो पहला स्थान है किसका है, मखाना का भी है, लीची का भी है। मखाना की बात कर ली जाए तो ये भारत में जो कुल मखाना उत्पादन होता है उसका 85% जो मखाना उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, बिहार में ही होता है। और लीची का उत्पादन 71%, पूरे भारत का 71% बिहार में होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो ये बहुत पहले से कृषि कर्मण पुरस्कार मिलते आ रहे हैं, इसमें देखिएगा 5 कृषि कर्मण पुरस्कार अभी तक जो मिले हुए हैं किस किस फसल को, चावल को, गेहूं को एंड मक्का को। ठीक है, तो चावल गेहूं एंड मक्का के लिए अभी तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं। बाकी देखिएगा कि फसल सघनता में सर्वाधिक जो फसल सघनता रही है सुपौल, सर्वाधिक जो शुद्ध बुआई वाला जो जिला रहा है, शुद्ध बुआई क्षेत्र वाला जिला वो कौन रहा है, भोजपुर तथा बक्सर रहा, लगभग 80% आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत 11 चीनी मिलों में 19 चीनी मिलें ही चालू हैं, जिनके द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है लगभग हुआ है 68.77 लाख। तो ये आसान डेटा है 6877। ठीक है, तो 68.77 लाख क्विंटल, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये देखिएगा कि पर्यटकों की बात करें तो कुल पर्यटक जो आए हैं कितने आए हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग बात करें तो 821.33 लाख लगभग इतने पर्यटक आए हैं 2023 में। देखिए ये 23-24 का नहीं, उसके पहले का डेटा है। बाकी विशेष रूप से आपको इस पर ध्यान देना है, 821.33 लाख। उसके बाद देखिए श्रम रोजगार तथा कौशल वाला जो अध्याय है इसके अंतर्गत कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स वाला जो सर्वे आता है, सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए तो बिहार की जो श्रम शक्ति सहभागिता दर जो रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो रेट की बात करें जो दर रही है वो 55% रही है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है ये लगभग 53.2%। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा 55% श्रम शक्ति सहभागिता दर। बेरोजगारी की दर 3% रही है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सड़क घनत्व की बात करें तो 3167, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। वही सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का स्थान जो है कितना है, 8वां स्थान है। और देखिएगा कि यहाँ पर परिवहन और संचार की बात करें तो इस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 7.6% की वृद्धि हुई है, जो कि भारत में तीसरा स्थान रहा है। बिहार की अगर बात करें तो पहले पर यूपी रहा है, दूसरे पर कर्नाटक रहा है। उसके बाद देखिएगा कि परिवहन संबंधी अर्थात मोटर वाहनों के निबंधन की बात कर लिया, रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए तो मोटर वाहनों के निबंधन में बिहार का स्थान 5वां रहा है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी देखिएगा कि बिहार में इंटरनेट की उपलब्धता की बात कर ली जाए तो बिहार के हर दूसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट उपलब्ध है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, हर दूसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट की उपलब्धता है। और प्रति जो 100 व्यक्तियों पर उपलब्ध टेलीफोन है इसकी बात कर ली जाए तो 55.39। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत देखिएगा कि प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत रही है राज्य की बात करें, बिहार राज्य की, तो ये कितनी रही है, 363 यूनिट किलोवाट आवर। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 363 आसान डेटा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 363 यूनिट।
सर्वाधिक जो बिजली की खपत हुई है सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। और सबसे कम की बात कर लिए तो शिवहर में सबसे कम। देखिए शिवहर की बात करें, आपको ये पता हो कि एरिया में सबसे छोटा जिला की बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग शेखपुरा है, ये बात आपको पता होगी। तो उससे भी आप मोटा मोटी इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक बिजली की खपत, हालांकि पटना की जनसंख्या ज़्यादा है, राजधानी है, तो यहाँ बिजली की खपत ज़्यादा होगी, तो आप पश्चिम चंपारण नहीं सोच लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जिला जो बिहार का है वो कौन सा है? पश्चिम चंपारण। तो ऐसे नहीं सोच सकते हैं। बाकी छोटा जिला जो है यहाँ पर देखिएगा, शिवहर की बात करें तो चूँकि सबसे छोटा जिला है इसलिए यहाँ पर खपत कम हुई होगी, क्योंकि ये राजधानी या फिर कोई बड़ा शहर तो है नहीं। चलिए ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, शिवहर के बाद देखिएगा अरवल है, अरवल में इससे ज़्यादा खपत शेखपुरा में। चलिए उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत जो बात कही गई है उनकी बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिएगा कि मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड जारी किए गए हैं तो इनकी संख्या में अभी कमी आई है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। डेटा से ज़्यादा बात, मतलब इसमें जो डेटा है इस डेटा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कमी आई है। ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में इस लाइन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। असल में हुआ क्या है, देखिए 2019-20 वाला जो टाइम पीरियड है इसमें देखिएगा कि इतने जॉब कार्ड जारी किए गए थे 171.6 लाख। वही देखिएगा 2023-24 में घट के कितना हो गया है, 136 लाख पर आ गया है, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये कि मनरेगा के तहत जॉब कार्डों की संख्या जो है इनमें कमी आई है। बाकी देखिएगा कि जीविका दीदियों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उनकी अगर बात कर लिया तो जीविका महिलाओं के द्वारा जो भी कृषक प्रोडक्शन है, कृषि से संबंधित उत्पादन किया जा रहा है, तो कृषि उत्पादों का जो ब्रांड नाम है उस ब्रांड का नाम आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन डिलाइट्स। और शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि की बात कर लिया तो ये पटना में हुई है 2011 से लेकर 24 की अगर बात कर लिए तो 2011 जनगणना की बात नहीं हो रही है, ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि पटना, उसके बाद गया। पाइप से जो पेयजल पहुंचाया जा रहा है इसकी अगर बात कर ली जाए तो अभी तक सितंबर 2024 तक की बात कर ली जाए तो लगभग ये इतने परिवारों तक ये पहुंचाया जा चुका है, 18.87 लाख परिवार तक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर लिया है तो इसके तहत जो 4 शहरों पर काम किया जा रहा है वो कौन कौन सा है? पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। और उसके बाद देखिएगा कि जो व्यावसायिक बैंक है या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर ली जाए, देखिए बिहार में मतलब मार्च 2024 तक की बात कर ली जाए तो जो NPA रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, मतलब आपको पता होगा NPA के बारे में, आपको पता होगा कि देखिए जब कोई लोन लिया जाता है तो 90 दिनों तक जब कोई ब्याज नहीं दिया जाता है तो उस राशि को NPA घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंकों की बात कर लिया तो इनका जो NPA है कितना रहा है? 5.9%। और वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर लिया तो 23.8%। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जन्मकालीन जो जीवन संभाव्यता की बात कर लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर ली जाए, 2016 से 20 तक का ये डेटा है, तो इसकी बात कर ली जाए तो ये 69.5 वर्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और महिलाओं की बात कर लिया तो 69 वर्ष, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये बात तो आपको पता है कि बिहार में बाल बजट का जो निर्माण किया जाता है कब शुरू किया जाता है? 2013-14 से। और हरित बजट की बात कर ली जाए तो 2020-21 से, और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी उसके बाद देखिए कि 5 साल तक के बच्चों में जो ठिगनापन है, बौनापन जो है, ये पहले 48.2% था, तो इसमें कमी आई है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। डेटा ध्यान रहे तो ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि कमी आई है, ठीक है। 42.9% हो गया। उसके बाद कम वजन वाले बच्चों के मामले में भी देखा जाए तो इसमें भी कमी आई है, 43.9% से घटकर कितना हो गया? 41%। बाकी कमी आई है, ये लाइन जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद औसत वार्षिक जो वर्षापात हो, जो वर्षा हुई है, इसकी अगर बात करिए 2011 से 24 तक का डेटा के अकॉर्डिंग ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बात कही गई है। तो ये रहा है 1004.6 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, 1004.6 उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वर्षा हुई है ये
साउथ वेस्ट जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है 88%। ये ध्यान रख लीजिएगा और ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी बातें हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत। चलिए इसके बाद हम बिहार बजट की बात कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।